चलिए डियर ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। और आज हम जो है मध्य प्रदेश के समस्त पर्वत और चोटियों के संदर्भ में आज विशेष चर्चा करेंगे। भाई मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वह भारत के मध्य में अवस्थित है और भारत के मध्य में अवस्थित होने के साथ साथ मध्य प्रदेश में पर्वत, पठार और चोटियों की स्थिति पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में पर्वत, चोटी और मैदान और पठार के साथ साथ मध्य प्रदेश अपना एक संतुलन स्थापित किए हुए है। चूंकि मध्य प्रदेश जो आपको दिख रहा है तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग में और दक्षिणी भूभाग में और मध्य क्षेत्र में यहाँ पर अधिकांश पर्वत, चोटियों का विस्तार देखने को मिलता है। और आगामी एक दिवसीय परीक्षाएं, एमपीपीएससी और अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं में इससे महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। विगत 2 वर्षों से एमपीपीएससी आयोग ने अधिकांश यहाँ इस टॉपिक से सवाल किए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के समस्त पर्वत और चोटियाँ और उनकी स्थितियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ पर जो है आपके समक्ष जो है समस्त इसकी जो है स्थितियों को स्वैप कर दिया हूँ। और मध्य प्रदेश की यहाँ पर जो है समस्त पर्वत और चोटियाँ आपको अलग अलग दिखेगी, ठीक है ना। कौन कौन सी श्रेणी में किस चोटी का विस्तार होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो विंध्याचल पर्वतमाला आपको दिख रही है। तो विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है, जो कि इसके अंतर्गत में यह 3 श्रेणी में बटी हुई है। पहला तो विंध्याचल पर्वत, दूसरा भांडेर श्रेणी और तीसरा कैमूर रीजन में, यानी 3 रीजन में बटा है। पहला तो विंध्याचल श्रेणी, दूसरा भांडेर और तीसरा कैमूर श्रेणी में। अब विंध्याचल और कैमूर श्रेणी के अंतर्गत नर्मदा और ताप्ती जो नदी है, इस नदी का जो विस्तार है वो इन्हीं पर्वत श्रेणी से होकर जाता है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो कि इसका दूसरा रीजन है, तो सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत इसके 3 भाग हैं। आपको ये जो है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा जो मैकल श्रेणी का जो विस्तार है, आपको ये नीचे दक्षिणतम वाले क्षेत्र में मिलेगा। तो सतपुड़ा पर्वत में पहला पश्चिमी भाग आता है, दूसरा मध्य भाग आता है यानी कि ये वाला, और तीसरा पूर्वी क्षेत्र आता है। और इस पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पहली श्रेणी आती है यहाँ पर राजपीपला। और राजपीपला की श्रेणी के अंतर्गत में ये जो श्रेणी है यह मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि गुजरात राज्य से मध्य प्रदेश होकर यह जो है राजपीपला की श्रेणी होकर जाती है। और राजपीपला की श्रेणी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भूभाग से होकर यह बुरहानपुर दर्रे तक के इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है ना। किस श्रेणी का? भाई राजपीपला की श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि गुजरात से बुरहानपुर दर्रे तक के जो है होकर जाता है राजपीपला की श्रेणी। और दूसरा जो आपको दिख रहा है महादेव पर्वत श्रेणी, तो महादेव पर्वत श्रेणी बेटा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से लेकर सिवनी जिले तक के इसका विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद में तीसरा जो पूर्वी भूभाग है ये वाला, तो पूर्वी रीजन में क्या होता है कि मैकल श्रेणी का विस्तार है। और यह मैकल श्रेणी जो है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से लेकर, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से लेकर इसका विस्तार अंतिम के छत्तीसगढ़ राज्य तक के देखने को मिलता है। यानी मैकल श्रेणी कहाँ तक के विस्तारित है, कभी सवाल अगर पूछे तो याद रखिएगा कि यह एमपीपीएससी मेंस की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैकल श्रेणी का विस्तार सिवनी जिले से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य तक की इसकी अवस्थिति देखी जाती है। उसके बाद में इन पर्वत श्रेणी के साथ साथ मध्य प्रदेश में अन्य पर्वत, पहाड़ी और चोटियाँ का विस्तार पाया जाता है जो कि अति महत्वपूर्ण है। और अन्य पर्वत के अंतर्गत में यहाँ पर गिद्धराज का पर्वत आता है और पहाड़ी के अंतर्गत में यहाँ गोपांचल की पहाड़ी आती है। चोटियाँ, तो चोटियों के अंतर्गत में बेटा क्या होता है कि यहाँ पर चोटियाँ, बहुत सारी चोटियाँ हैं
और उनमें से जो है आपका जो भोपाल जिला है, तो भोपाल जो जिला है वो कुछ चोटियों पर स्थित है, जिसमें से मैंने महत्वपूर्ण चोटी आपके समक्ष ले आया हूँ। तो भोपाल जिले के अंतर्गत में श्यामला हिल्स इसकी प्रमुख चोटी है, दूसरा नेओरी हिल्स, अरोरा हिल्स, कटारा हिल्स, ईदगाह हिल्स। तो भोपाल जो जिला है वो क्या है कि इन चोटियों से घिरा हुआ है। और श्यामला हिल्स, जो कि आपको पता है कि श्यामला हिल्स में मुख्यमंत्री निवास स्थान है, ठीक है, तो ये आपका जो है प्रमुख चोटी के अंतर्गत में आता है, भोपाल की चोटियों के अंतर्गत। अब इन अन्य पर्वत चोटी के अंतर्गत में क्या है कि यहाँ पर सिगार चोटी, मैंने आपको इससे पूर्व जब पर्वत के पहले हमने पठार पढ़े थे, तो सिगार चोटी आपको बताया था मैंने कि बेटा मालवा के पठार के अंतर्गत में सबसे ऊंची अगर कोई चोटी है तो है वह सिगार चोटी। किस पठार की? मालवा पठार की। और मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ उसकी मीटर में जो लेंथ है वो है 881 मीटर। दूसरा, मैंने सिद्ध बाबा की चोटी के बारे में भी हमने चर्चा किए थे पठार में। तो हमने इससे पूर्व जो हमने पठार पढ़े थे मध्य भारत का पठार यहाँ पर, तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत में बेटा यहाँ पर गोपांचल जो है, ये गोपांचल आपको दिख रही है, तो ये गोपांचल एक पर्वत है, यानी गोपांचल पहाड़ी है, और गोपांचल पहाड़ी में ही बेटा एक चोटी है, उसका नाम है सिद्ध बाबा की चोटी। और यह सिद्ध बाबा की जो चोटी है यह मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार में इसकी स्थिति देखने को मिलती है। ठीक, याद रहेगा बेटा। डियर स्टूडेंट, गोपांचल जो है ये एक पहाड़ी है जो कि मध्य भारत के पठार में स्थित है, और गोपांचल पहाड़ी के ही अंतर्गत सिद्ध बाबा की चोटी है। और सिद्ध बाबा की चोटी की जो मीटर में लंबाई देखी जाए तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि ये 1172 मीटर ऊंची चोटी है। कितनी 72 मीटर? 1172 मीटर ऊंची चोटी है। कौन सी? सिद्ध बाबा की चोटी। किस पहाड़ी में है? गोपांचल पहाड़ी में है। और किस पठार में है? तो मध्य भारत के पठार में। ठीक, इतना याद रहेगा। उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि राजपीपला की जो श्रेणी है, तो बेटा राजपीपला की जो श्रेणी है यह पूर्वी क्षेत्र से गुजरात राज्य से होते हुए मध्य प्रदेश के, ठीक है ना, इसका विस्तार गुजरात के पश्चिमी भाग से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक राजपीपला श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। और इस राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत सबसे जो ऊंची चोटी है वो है चूलगिरी की चोटी। कौन सी चोटी? चूलगिरी की चोटी, जो कि 11-15 मीटर ऊंची चोटी है। किसके अंतर्गत में आ रही है चूलगिरी की चोटी? तो ये आ रही है राजपीपला की श्रेणी के अंतर्गत, याद रहेगा। उसके बाद में राजपीपला के ही अंतर्गत में चूलगिरी चोटी के बाद नेक्स्ट चोटी आती है असीरगढ़ की चोटी। और असीरगढ़ की चोटी आपको पता है कि असीरगढ़ वाला इलाका बुरहानपुर में पड़ता है, और बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला भी स्थित है। तो असीरगढ़ की चोटियां भी जो है बुरहानपुर में स्थित है। ग्वालीगढ़ की चोटी ये भी बुरहानपुर में, बीजागढ़ ये भी बुरहानपुर में, और अखरानी हिल्स और बड़वानी हिल्स ये जो है इसका जो विस्तार राजपीपला की श्रेणी में देखने को मिलता है, जो कि गुजरात राज्य से स्थित होकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक होकर जाता है। ठीक, इतना याद रहेगा। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि राजपीपला की श्रेणी के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना है चूलगिरी की चोटी राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी है, याद रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पर्वत श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा है यहाँ पर जो कि मध्य रीजन है, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा मैकल श्रेणी का जो है महादेव पर्वत श्रेणी। और महादेव पर्वत श्रेणी का विस्तार जो बेटा यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से लेकर सिवनी जिले तक के इसका विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी एग्जाम में अधिकांश पूछा है, ठीक है। इससे पूर्व में मध्य प्रदेश पीएससी में यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं 2016, 17 और 18 में अधिकांश यहाँ से 4-5 नंबर के सवाल पूछा गया था, यानी 4-5 प्रश्नों का यहाँ समावेश किया था आयोग ने। तो बेटा यहाँ महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डियर स्टूडेंट देखना है आपको कि महादेव पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से हो रहा है। तो महादेव पर्वत श्रेणी कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा से लेकर सिवनी जिले तक के महादेव श्रेणी का विस्तार है।
और महादेव श्रेणी के ही अंतर्गत मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी? धूपगढ़। इससे पूर्व भी मैंने आपको पढ़ाया हूं कि धूपगढ़ चोटी, इससे पूर्व भी हमने देखे थे कि धूपगढ़ चोटी का विस्तार मध्य प्रदेश में कहाँ है। और मैंने बताया भी था कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और धूपगढ़ चोटी जो है महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट डाउन, छापे ही लो पूरा, ठीक है। और महादेव पर्वत श्रेणी कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? महादेव पर्वत श्रेणी की धूपगढ़। और बेटा ये कितने मीटर ऊंची चोटी है? तो याद रखना है यह है 1350 मीटर ऊंची चोटी। कितनी मीटर ऊंची चोटी? 1350 मीटर। और यह सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की, सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद में इस महादेव श्रेणी के अंतर्गत में पचमणी हिल्स भी आती है, पचमणी की चोटी यहाँ भी आती है, पचमणी यहाँ पर पर्वत भी है। यहाँ पर पचमणी पर्वत के आसपास में यहाँ पर पांडवों की गुफाएं हैं, जहाँ पर पांडवों ने यहाँ पर वनवास के समय कुछ क्षण बिताए थे। कहाँ? पचमणी में। और पचमणी जो है मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का बायो रिजर्व क्षेत्र है। चूंकि आपको पता है कि भारत में कुल जो है कितने बायो रिजर्व क्षेत्र हैं, उनमें से एक बायो रिजर्व क्षेत्र जो है आपका पचमणी भी है। और पचमणी जो है सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, क्योंकि सतपुड़ा में ही जो है महादेव पर्वत श्रेणी की स्थिति पाई जाती है। याद रखिएगा, महादेव पर्वत श्रेणी किस श्रेणी के अंतर्गत में आता है? तो याद रखना है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत में आता है महादेव, ठीक है। और यहाँ पर पचमणी सतपुड़ा की रानी कहलाती है। चौरागढ़ की चोटी भी जो है ये मध्य प्रदेश की दूसरी ऊंची चोटी है, चौरागढ़, ठीक है ना। उसके बाद में चौरागढ़ के बाद में हम यदि बात करें तो नंदीगढ़ की चोटी, जो कि ये भी महादेव पर्वत श्रेणी की है। और महादेव पर्वत श्रेणी में काली भित्त की पहाड़ी आती है, जो कि बैतूल जिले के अंतर्गत में आती है। इतनी बात क्लियर, डेट इज क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, तो मैकल श्रेणी का विस्तार पर देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के हम जो है पूर्वी क्षेत्र में आ रहे हैं, यानी ये वाले रीजन में। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र रीजन में आ रहे हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में जो मैकल श्रेणी का विस्तार हमने देखे यहाँ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो मैकल श्रेणी का जो विस्तार है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से होकर या छत्तीसगढ़ राज्य तक के इसका स्थिति देखने को मिलती है। और बेटा छत्तीसगढ़ तक के यह फैला हुआ है, सिवनी जिले से लेकर छत्तीसगढ़ तक के फैला हुआ है। और मैकल श्रेणी के अंतर्गत सबसे ऊंची जो चोटी है यहाँ अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियाँ या अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो है ये 1065 मीटर ऊंची है। दूसरी यहाँ पर आती किरार घाटी, किरार घाटी जो कि छत्तीसगढ़ अंचल में पड़ती है, ठीक है। कुछ समय पहले यानी कि भारत मध्य प्रदेश के विभाजन के पूर्व, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ था उससे पूर्व ये किरार घाटी एमपी में पड़ती थी, किंतु विभाजन के बाद में यह किरार घाटी का जो क्षेत्र है 60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो फैला हुआ है यह छत्तीसगढ़ अंचल में जाता है, ठीक है ना। और अभी वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ में इसकी स्थिति पड़ती है। वरना पहले जो है हमारे यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का कुल 2000 2000 से लेकर 2000 तक के मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल हुआ करता था, मैंने बताया था कि 4,46,444 वर्ग किलोमीटर, 4,44,446 ये सन 2000 तक के मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल था। पर सन 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अंचल को अलग किया गया तो बेटा उसके बाद में भी कुछ बुक वालों ने या कुछ एडिशन में क्या हुआ था कि इसकी जो है मध्य प्रदेश का कुल जो क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर दिखाता है, किंतु ये 3,08,245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का कारण यह है कि ये किरार घाटी इसका मुख्य विवादित क्षेत्र है। और वर्तमान जो है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। चूंकि किरार घाटी विवादित इसलिए है कि मध्य प्रदेश राज्य वाले इस किरार घाटी जो 7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है इसको मध्य प्रदेश वाले अपना क्षेत्र मानते हैं और छत्तीसगढ़ वाले अपना क्षेत्र। तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मिला देने के कारण इसका कुल वर्तमान क्षेत्रफल होता है मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो मैकल श्रेणी के अंतर्गत ही बेटा यहाँ पर अचान कमार की यहाँ पर पर्वत पड़ता है, जो कि अचान कमार ये भी जो है एक प्रमुख जो है पर्वत श्रेणी है। और अचान कमार में जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, ये इसको भी बायो रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। उसके बाद में मैकल श्रेणी जो सिवनी से लेकर छत्तीसगढ़ तक की जाती है। तो मैकल श्रेणी बेटा ये बालाघाट में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है।
तो बालाघाट में यह भरवेली होते हुए लांजी के जो है तहसील को पूरे जो है अपने इसमें समाहित किए हुए हैं। और लांजी हिल्स भी जो है ये भी मैकल श्रेणी के अंतर्गत में आता है। लांजी का किला आपने सुने हैं, हट्टा की बावली और लांजी का किला बहुत ही फेमस जगह है। हट्टा की बावली जो कि बालाघाट जिले में, और लांजी का किला ये भी बालाघाट जिले में स्थित है। और लांजी बालाघाट जिले की एक प्रमुख तहसील है। और लांजी का किला जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, अभी ध्वस्त हो चुका है, उतना अब फेमस नहीं रहा, किंतु इतिहास में इसको दर्ज किया गया है। और इतिहास में लांजी का किला से हम संबंधित सवाल बता रहे हैं कि इतिहास में लांजी के किले को जो है कलचुरी वंश के शासकों ने इसका निर्माण किया था। और इस मैकल श्रेणी के अंतर्गत में सर्वाधिक खनिज उद्योग क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी खनिज संसाधन की दृष्टि से मैकल श्रेणी बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है, यानी खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही काफ़ी संपन्न क्षेत्र माना जाता है मैकल श्रेणी। तो इतनी बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों को, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने नोट भी करते जा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। जो आगामी MPPSC आयोग की जो परीक्षाएं हैं और एक दिवसीय व्यापम से संबंधित एग्ज़ाम की परीक्षाएं हैं, रेलवे कहते हैं पटवारी एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर सवाल पूछने की संभावना 100% रहते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं इस उत्तरी रीजन की। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन में अगर हम जाए तो यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला है। ये विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत में आने वाली जो प्रमुख जो पहाड़ियाँ हैं, तो बेटा यहाँ पर जो आता है असरफी की पहाड़ी जो कि मांडू में पड़ती है। असरफी की पहाड़ियाँ जो कि मांडू में पड़ती है, यहाँ पर वांचू पॉइंट भी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वांचू पॉइंट। ये वांचू पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक प्रकार से हिल स्टेशन में गिना जाता है और पर्यटकों को यह लुभाने का कार्य करता है वांचू पॉइंट। उसके बाद में जानापाव की पहाड़ी जो है, ये भी जो है जानापाव की पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला में आती है। और काकरी बर्डी की जो पहाड़ियाँ हैं ये भी आपको जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में देखने को मिलेगी। ठीक, उसके बाद में सकलनपुर का पर्वत, ये भी आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत में आएगा। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका विदिशा वाला इलाका जो है, तो ये भी आपको जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत में मिलेगा। उसके बाद में हम भांडेर शहरी, जो कि ये हम दूसरी वाली की बात करते हैं विंध्याचल पर्वतमाला में, भांडेर श्रेणी। तो भांडेर श्रेणी के अंतर्गत में बेटा यहाँ पर गुडविल, यानी कि गुडविल यहाँ पर जो है प्रमुख ऊंची चोटी है। तो सद्भावना या गुडविल जो चोटी है, जिसका जो कुल मीटर में विस्तारित है 752 मीटर, और जो कि मध्य प्रदेश के दमोह वाले इलाके में देखने को मिलती है। उसके बाद में हम अंतिम जो है विंध्याचल पर्वतमाला की कैमूर श्रेणी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा कैमूर श्रेणी आपको जो दिख रही है, ये विंध्याचल पर्वतमाला की अंतिम पूर्वी क्षेत्र है। पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो कैमूर श्रेणी के अंतर्गत में केन नदी का उद्गम आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर त्रिकुटा पर्वत भी है। किस श्रेणी के अंतर्गत? कैमूर श्रेणी के अंतर्गत में कौन सा पर्वत? त्रिकुटा पर्वत। और कैमूर श्रेणी के अंतर्गत में ही यमुना और सोन नदी के मध्य में यह विभाजक, जल विभाजक का कार्य करती है। कैमूर श्रेणी जो है यमुना और सोन नदी के मध्य में जल विभाजक का कार्य करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक, तो यहाँ तक कि आप लोगों को विषय वस्तु स्पष्ट समझ आई होगी, ऐसी आशा करता हूँ। और आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बहुत ही आराम से आपने नोट कर लिया होगा, ये भी आपसे आशा करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने समस्त चीज़ों को बहुत ही गहराइयों से आपने समझा और इसको नोट डाउन भी करते चलिए, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम के लिए हमने आपके लिए सागरभित मध्य प्रदेश के समस्त पर्वत चोटियाँ आपके समक्ष ले आए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल अच्छा लगे या वीडियोस हमारी अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक, गुड डे।